अगर आप 2026 में पैसा बनाना चाहते हो, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं नहीं मानता। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैंने क्या कहा तो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप 2026 में पैसा बनाना चाहते हो तो एक चीज समझ लो, मार्केट आपको तब तक रिवॉर्ड नहीं देगा जब तक आप सही डिसीजंस लेना सीख नहीं जाते। कोई बोल रहा है ये सेक्टर चलेगा, एआई वगैरह में इन्वेस्ट करो, कोई बोल रहा है रिसेशन आने वाला है। अभी है ना सब ऑल टाइम हाई पे, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट्स इतने मिक्स सिग्नल्स है कि कंफ्यूज होना ऑब्वियस है। मोस्ट लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा स्टॉक्स खरीदूं 2026 में। मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं मेरा पैसा डिप्लॉय कैसे करूँ कि मैं वापस अच्छा रिटर्न कमा सकूँ। इस वीडियो में मैं कुछ स्टॉक्स के नाम भी लूंगा, इंडिया भी यूएस भी। लेकिन अगर आप ये वीडियो सिर्फ स्टॉक्स के नाम सुनने के लिए देख रहे हो तो शायद ये वीडियो आप गलत पर्पज से देख रहे हो, क्योंकि 2026 में जीत सिर्फ स्टॉक लिस्ट से नहीं होगी, जीत होगी डिसीजन फ्रेमवर्क से। और इसीलिए आज मैं आपको 3 सिंपल फ्रेमवर्क्स दिखाऊंगा जिनके बेसिस पे मैं 2026 में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। एंड तक देखिए, क्योंकि जो थर्ड फ्रेमवर्क है उसको यूज करके आप आराम से 80% ऑफ द स्टॉक्स एलिमिनेट कर सकते हो। मेरा फर्स्ट फ्रेमवर्क है हु गेट्स पेड फर्स्ट। देखो सच बोलूं तो मैंने ग्रोथ भी ट्राई किया, मोमेंटम भी ट्राई किया है। कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। बट एक चीज जो हमेशा हर साइकिल में काम करती है वो है स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। मार्केट शॉर्ट टर्म में काफी चीजों को रिवॉर्ड करता है, लेकिन जब नॉइस कम होती है पैसा वही टिकता है जहाँ पे बिजनेस खुद को सस्टेन कर सके। इन सिंपल वर्ड्स, कैश फ्लो विंस। इसीलिए 2026 में मेरा मेन फिल्टर रहेगा, क्या ये बिजनेस खुद के खर्चे खुद कर सकता है या नहीं। एंड इसी फिल्टर के अकॉर्डिंग इंडिया का मार्केट, इंडिया के स्टॉक्स मेरी कोर ग्रोथ स्टोरी रहेंगे। इंडिया अभी अर्ली स्टेज ग्रोथ स्टोरी में, क्रेडिट बूम पे इतने ज्यादा लोग कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है। इसीलिए इंडिया में मैं उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिनका बिजनेस प्रूवन है। कुछ एग्जाम्पल्स का नाम लूँ तो पहला HDFC बैंक। HDFC बैंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बैकबोन है, डिकेड्स का ट्रस्ट है, प्रेडिक्टेबल ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। सेकेंड स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस डिसिप्लिन्ड लेंडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। स्केल बढ़ता है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट डायरेक्टली प्रॉफिट में दिखता है। थर्ड है छोला फाइनेंस। छोला फाइनेंस नीश लेंडिंग पे फोकस करता है, तो उधर कंपटीटर्स भी कम है एंड प्राइसिंग पावर भी बेटर है, और इसका कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड है। ये तीनों कंपनीज जो मैंने बोला, क्रेडिट बूम और जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक बूम होगा, लोग बढ़ेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, डायरेक्टली बेनिफिट होगा इन तीनों कंपनीज को। फोर्थ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गवर्नमेंट के सारे फाइटर जेट्स के ऑर्डर इन्हें ही जाते हैं एंड इंडिया को फाइटर जेट्स की बहुत ज़रूरत है, सबको पता है। इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और गवर्नमेंट की बैकिंग हमेशा रहेगा एंड इसकी मोनोपोली भी हमेशा रहेगी। एंड फिफ्थ है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड पे खेल रहा है। अभी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लोग ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं एंड लोग अल्कोहल भी थोड़ी क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड की पीना चाहते हैं, तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स को। और एक चीज़ नोटिस की आपने, ये सारे पांचों स्टॉक्स जो मैंने नाम लिए, इन पांचों के बिजनेसेस कोई फ्लैशी नहीं है। ये बिजनेसेस क्वाइटली कंपाउंडिंग करते हैं ओवर द ईयर्स एंड इसीलिए इंडिया मेरी ग्रोथ का कोर मार्केट रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स क्यों नहीं है। वेल, इंडिया में अभी स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी ओवर वैल्यूड है। ये पिछले 4-5 सालों में इतने भागे कि इन्हें अगले 2-3 साल फ्लैट रहना पड़ेगा अपनी अर्निंग्स जस्टिफाई करने के लिए, या फिर प्राइस करेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। देखो अभी मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, बट अगर आगे जाके ये साल में अगर स्टॉक मार्केट एंड मार्केट ओवरऑल चेंज होते हैं तो मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगा कि मैं मेरी स्ट्रैटेजी चेंज कैसे कर रहा हूँ। मेरा सेकंड फ्रेमवर्क है हु ओन्स द बॉटलनेक। देखो अब ग्रोथ को थोड़ा एक लेवल ऊपर सोचते हैं। जब मार्केट अच्छा हो, सबके पास पैसे होते हैं, सबके पास फंडिंग होती है, लेकिन मैक्सिमम पैसा उसको मिलता है जो बॉटलनेक कंट्रोल करता है। मुझे एआई के केस में एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, एआई हर कोई यूज़ तो कर सकता है लेकिन हर कोई एआई रन नहीं कर सकता। एंड हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा पैसा यूजर्स के पास नहीं, एनेबलर्स के पास गया है। इंटरनेट के टाइम पे भी यही हुआ, जो लोग वेबसाइट्स बनाए वो नहीं, जो लोग प्लेटफॉर्म बनाए उन्हें सबसे ज़्यादा पैसा मिला। एंड एआई में भी जो लोग डेटा पे, कंप्यूटेशन एंड पावरफुल टेक्नोलॉजी पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास पैसा जा रहा है। एंड इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्ट करता हूँ यूएस स्टॉक्स में, क्योंकि आई डोंट बिलीव इंडिया में कोई बॉटलनेक कंट्रोल करता है, बट यूएस में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत भयंकर लेवल पे हो रही है। मैं यूएस में कंज्यूमर लेवल स्टॉक्स नहीं खरीदता, वो इंडिया में बहुत अच्छे स्टॉक्स है, लेकिन यूएस में मैं सिस्टम लेवल स्टॉक्स खरीदता हूँ।
कुछ स्टॉक्स के नाम बताऊँ तो फर्स्ट है एनवीडिया। एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैकबोन है। दुनिया के जितने भी सीरियस एआई मार्केट में है वो सब इन्हीं के चिप्स यूज करते हैं। सेकंड है एएमडी। एएमडी भी चिप्स ही बनाता है, लेकिन जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट बड़ा होगा इन्हें कोई दूसरा प्लेयर भी चाहिए रहेगा एनवीडिया के कंपटीशन में। एंड आई बिलीव एएमडी फिट्स परफेक्टली। इनका भी बिजनेस काफ़ी बढ़ने वाला है आगे जाके। थर्ड है अल्फाबेट। अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनी कौन सी है? गूगल। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा फ्यूल है। फोर्थ है ब्रॉडकॉम। ब्रॉडकॉम एक डीप नीश टेक्नोलॉजी कंपनी है। इनका स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है, नीश डोमिनेंस है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है इनके पास। एंड फिफ्थ है, एक्चुअली एक नहीं दो नाम ले लो, एली लिली। एली लिली हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। A few moments later. नोवो नॉर्डिस्क। ये कंपनीज है ना सिक्लिकल स्टॉक्स नहीं है, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। ये कंपनीज का बैकबोन है साइंस एंड फंडामेंटल्स, बेसिक बायोटेक्नोलॉजी। ये कंपनीज ह्यूमन बॉडी को अपग्रेड करने पे पड़ी है। अभी आपने सुना होगा कि वेट लॉस ड्रग्स के बारे में, ये इन्हीं कंपनीज ने फिगर आउट किया था। तो आई बिलीव कि ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत आगे जाने वाली है एंड ये दो कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी। मैं वो चीज़ नहीं खरीद रहा जो फ्यूचर यूज़ करेंगे, मैं वो चीज़ खरीद रहा हूँ जिनके बिना फ्यूचर ही नहीं है। अब मेरा थर्ड फ्रेमवर्क है कैन दिस सर्वाइव माई इनएक्शन। ये सबसे ब्रूटल फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के थ्रू आप 80% स्टॉक्स इग्नोर कर सकते हो। जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उनको मैं एक चीज़ पूछता हूँ, अगर ये इन्वेस्टमेंट मैं नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए इग्नोर कर दूँ तो क्या ये फिर भी ठीक रहेगा? अगर मेरा जवाब हाँ है तो वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर वो मेरा जवाब ना है इसका मतलब वो एक हाइप है जिस पे मेरी कोर कन्विक्शन नहीं है। ऐसे स्टॉक्स डेली ट्रैकिंग मांगते हैं, वो न्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, थीम्स पे डिपेंड करते हैं। एंड जो स्टॉक्स एंड सेक्टर्स थीम्स पे डिपेंड करते हैं या फिर जो डेली ट्रैकिंग मांगते हैं, मैं उनसे दूर ही रहना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केट के सामने बैठना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि डिसीजंस लेने के बाद आप चुप बैठो। एंड इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन में। क्रिटिसाइज करने से पहले मेरा लॉजिक सुन लीजिए। बिटकॉइन मेरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% है। ये मेरे लिए एक असिमेट्रिक रिस्क है। इसका डाउनसाइड लिमिटेड है बट अपसाइड ओपन एंडेड है। वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो जाएगा, जो मेरा 5% पोर्टफोलियो है बिटकॉइन का वो 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर बिटकॉइन ग्लोबल लेवल पे अडॉप्ट हो जाता है, उसमें इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करते हैं, उसके ETFs आते हैं एंड गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज जो रेगुलेशन है वो रिलैक्स करते हैं बिटकॉइन के लिए, तो उसका रिटर्न डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होने वाला है। इसलिए बिटकॉइन स्मॉल रिस्क है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड के होने की वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक अच्छी बात जो मुझे बिटकॉइन की लगती है वो है लो मेंटेनेंस एसेट है। इसकी ना अर्निंग्स है, ना मैनेजमेंट कॉल्स है, ना डेली ट्रैकिंग चाहिए। जब भी इन्वेस्ट कर लो इसकी थीसिस सेम होनी चाहिए एंड कॉन्स्टेंट ट्रैकिंग ना होने की वजह से मैं इसमें होल्ड करके बैठा हूँ। अब आते हैं कि सबसे प्रैक्टिकल बात पे, मैं मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे कर रहा हूँ। मैंने सबके नाम तो ले लिए, लेकिन मैं किस में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा ब्रॉड फ्रेमवर्क रहेगा, इंडिया में 60 to 65% इन्वेस्ट करूँगा। ये मेनली कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स होंगे। 20 to 25% इन्वेस्टेड रहेगा US स्टॉक मार्केट में, जो इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। 5% रहेगा बिटकॉइन में असिमेट्रिक रिस्क के लिए एंड 5 to 10% में कैश में भी रखना चाहूँगा। अगर आगे जाके मुझे कोई अच्छा स्टॉक दिखे तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकूँ। इस फ्रेमवर्क से मेरी लाइफ सिंपल हो जाएगी। मैं फ्यूअर डिसीजंस लूँगा, हायर कन्विक्शंस, लॉन्गर होल्डिंग्स एंड बेटर स्लीप आएगी। देखो, मार्केट को डेली बीट करना मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है 10 साल बाद खुद को थैंक यू बोलना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अप्रोच गारंटीड रिटर्न देगी। इससे अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं कोई दूसरे टेक्निक यूज़ करके। मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग एंड मेरी रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मुझे ये अप्रोच सबसे सही लगती है। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड आप सिर्फ नाम सुन के इन्वेस्ट नहीं बल्कि आपकी थिंकिंग डेवलप करके इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक। मैं ऐसे एवरी वीक ऐसे क्वालिटी वीडियोस लेकर आऊँगा जिससे आप आपकी थिंकिंग इम्प्रूव कर सकते हो। मैं आगे जाके और वीडियोस लाऊंगा कि कौन से स्टॉक्स इन फ्रेमवर्क को पास करते हैं, कौन से फेल करते हैं, मैं कितना पैसा किस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आगे जाके मार्केट्स चेंज होती है तो मैं मेरी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज कर रहा हूँ, मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसीलिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सब्सक्राइब्ड, स्टे क्यूरियस।